हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं नंबर स्ट्रांग है या नहीं, वो कैसे पता करें। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर n। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी जो ऊपर हमने n डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ एंटर n। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ n। अभी सपोज हमारे पास n की वैल्यू 2 है। अभी 2 हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, वो कैसे पता करें। तो सबसे पहले जो हमें नंबर दिया जाता है उसके सारे डिजिट का फैक्टोरियल करना है। यानी कि इसमें तो अभी एक ही डिजिट है, तो हम 2 का फैक्टोरियल करते हैं और हमें आउटपुट के तौर पे 2 मिल रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि हमने जो n इंसर्ट किया है वो और फैक्टोरियल का जो भी आंसर आता है वो सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं n के तौर पे 145 ले रहा हूं। अभी इसके सारे डिजिट का फैक्टोरियल अगर हम करें तो 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, यानी कि 1 प्लस 24 प्लस 120। अभी इसका अगर हम सम करें तो 145 मिलेगा। यानी हमने n की वैल्यू 145 इंसर्ट की है और हमें इंडिविजुअल डिजिट के फैक्टोरियल का सम भी 145 मिल रहा है, यानी कि 145 हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अभी नंबर स्ट्रॉन्ग है या नहीं उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर के इंडिविजुअल डिजिट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो सेपरेशन 2 तरीके से होता है। सबसे पहले अगर हम 145 में से 1 को अलग करते हैं तो हमारे पास 45 रिमेन रहता है। उसके बाद अगर हम 45 में से 4 को सेपरेट करें तो हमारे पास 5 बचता है, और लास्ट में हम 5 को सेपरेट करें तो हमारे पास 0 बचता है। सेकंड तरीके के अंदर 145 में से हम 5 को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 14 बचता है। उसके बाद 14 में से हम 4 को अलग करते हैं तो हमारे पास 1 बचता है, और उसके बाद 1 को हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 0 बचता है। अभी 145 में से अगर हमें 1 चाहिए तो 145 डिवाइड बाय हम 100 करें तो हमें 1 मिल जाएगा, और 145 मॉड्यूलो 100 करेंगे तो हमें 45 मिल जाएगा। सेकेंड इटरेशन के अंदर हम 45 को 10 से डिवाइड करें तो हमें 4 मिल जाएगा, और 45 को हम 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 5 मिल जाएगा। और लास्ट इटरेशन के अंदर 5 को हम 1 से डिवाइड करें तो हमें 5 मिल जाएगा, और 5 को हम 1 से मॉड्यूल करें तो हमें 0 मिल जाएगा। अभी सेकंड तरीके के अंदर पहली बार हम 145 को 10 से मॉड्यूल करते हैं तो हमें 5 मिलता है, और 145 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें 14 मिलता है। उसके बाद 14 को अगर हम 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 4 मिल जाएगा, और 14 को हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 1 मिल जाएगा। और लास्ट इटरेशन के अंदर हम 1 को 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 1 मिल जाएगा, और 1 को 10 से डिवाइड करें तो हमें 0 मिल जाएगा। अभी हम दोनों तरीकों को ध्यान से देखें तो पहले तरीके के अंदर हमने नंबर को 1, 10 और 100 से डिवाइड एज वेल एज मॉड्यूल किया है, और सेकंड तरीके के अंदर हमने नंबर को 10 से डिवाइड एज वेल एज मॉड्यूल किया है। यानी कि अगर हम सेकंड तरीके को चूज करें तो हमें हमारे टास्क में कम लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, तो इसी वजह से हम सेकंड तरीके के ऊपर मूव होते हैं। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो मॉड्यूलो और डिवाइड ऑपरेशन को हमने 3 बार रिपीटेडली परफॉर्म किया है, और जब भी हम कोई टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं तो हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक व्हाइल लूप ले लेता हूं। फर्स्ट इटरेशन के अंदर 145 और कुछ नहीं लेकिन हमारा n है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने n मॉड्यूलो 10 परफॉर्म किया है, और उसका जो भी आंसर आता है वो सपोज हम r नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद हमने 145 डिवाइड बाय 10 परफॉर्म किया है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने और कुछ नहीं लेकिन n डिवाइडेड बाय 10 परफॉर्म किया है, और उसका जो भी आंसर आता है वो हम q नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अब जब हम सेकेंड इटरेशन के अंदर मूव होते हैं उस वक्त हम ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को फॉलो करें, यानी कि r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 और q इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10।
तो भी हमें r की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 14 ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू अभी भी 145 है। लेकिन अगर हमें ये इक्वेशन यहाँ पे रखने हैं तो हमें n की वैल्यू 14 चाहिए, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक इटरेशन के अंदर n की वैल्यू को हमें चेंज करना है। और ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर हम ध्यान से देखें तो n डिवाइडेड बाय 10 का आंसर 14 आता है, यानी कि अगर हम q की जगह पे यहाँ पे n लिख दे तो नेक्स्ट इटरेशन में हमें n की वैल्यू 14 मिल जाएगी। और सेकेंड इटरेशन के अंदर भी हम n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 करें तो थर्ड इटरेशन के अंदर हमें n की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी कि जब थर्ड इटरेशन के अंदर हम r इज इक्वल टू n मॉड्यूल 10 परफॉर्म करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और r इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 परफॉर्म करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक हमें n की वैल्यू 0 ना मिले तब तक हमें ये लूप को कंटिन्यू करना है। तो वही लॉजिक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेट अस से n डज नॉट इक्वल्स टू 0, और जो दो इक्वेशन हमने ऊपर लिखे वही इक्वेशन को यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लेट अस से r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 और n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अभी स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए हमें जो भी r की वैल्यू मिल रही है उसका फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट इटरेशन में हमें 5 का फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सेकेंड इटरेशन के अंदर हमें 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और लास्ट इटरेशन के अंदर हमें 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि 1। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हमें मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है। यानी कि अगर हम फैक्टोरियल का लॉजिक यहाँ देखें तो सबसे पहले हमारे पास 5 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 2 होता है, और उसके बाद हमारे पास 1 होता है। और पहली बार हम देखें तो 5 के अंदर अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद जब सेकेंड इटरेशन के अंदर हम आएंगे 5 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। थर्ड इटरेशन के अंदर हम 20 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। फोर्थ इटरेशन के अंदर हम 60 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। और लास्ट इटरेशन के अंदर हम 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट इटरेशन के अलावा हमने सभी जगह पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किया है, तो फर्स्ट इटरेशन को भी हम बाकी के इटरेशन के जैसा बना देते हैं। लेट अस से 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमारी करंट इटरेशन की वैल्यू 5 है और उसके अंदर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया। जब हम सेकेंड टाइम आएंगे तब हमारे करंट इटरेशन की वैल्यू 4 होगी और हमारी पुरानी फैक्टोरियल की वैल्यू 5 होगी और वो हमें 20 देगा। थर्ड इटरेशन के अंदर हमारी वैल्यू 3 है और उसके साथ हम पुरानी फैक्टोरियल की वैल्यू 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमें वो 60 देगा। यानी कि यहाँ पे हमें एक और लूप की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं कि सबसे पहले हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद हम लूप को जो भी हमारी r की वैल्यू है वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लूप को हम 1 तक एग्जीक्यूट करते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, और हर बार हम i की वैल्यू में एक एक का डिक्रीमेंट करते हैं। अभी f के साथ हम i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है वो फिर से हम f के अंदर स्टोर कर देते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि f के अंदर रिमाइंडर का जो भी फैक्टोरियल है वो स्टोर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू 120 मिलेगी, सेकेंड इटरेशन के अंदर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू 24 मिलेगी और थर्ड इटरेशन के अंदर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू 1 मिलेगी। अब फर्स्ट इटरेशन में हमें 5 का फैक्टोरियल 1 मिला और अभी तक हमने सिर्फ 5 को ही विजिट किया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका सम भी 120 ही रहेगा। सेकेंड इटरेशन के अंदर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू 24 मिली, और अगर यहाँ पे हम सम फाइंड करें तो हमारा आगे वाला सम था 120, उसके अंदर हमने 24 ऐड किया, यानी कि हमें 144 मिलेगा। थर्ड इटरेशन के अंदर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू 1 मिल रही है और हमारा आगे वाला सम है 144, उसके अंदर हमने फैक्टोरियल की वैल्यू को ऐड किया तो हमें 145 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सम को स्टोर करने के लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं कि सम की इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी और
सम की वैल्यू जो भी है उसके अंदर हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू जो भी आई वो हमने ऐड कर दी और जो भी रिजल्ट आता है उसको हमने सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। यानी कि फर्स्ट इटरेशन के अंदर सम की वैल्यू 0 होगी और फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होगी, तो फाइनली हमें सम 120 मिलेगा। सेकेंड इटरेशन के अंदर सम की वैल्यू 120 होगी और एफ की वैल्यू 24 होगी, तो हमें सम की वैल्यू 144 मिल जाएगी। और थर्ड इटरेशन के अंदर सम की वैल्यू 144 होगी और फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, तो हमें सम की वैल्यू 145 मिल जाएगी। यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एफ। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो लूप के अंदर हमने आर एफ आई और सम नाम के वेरिएबल को यूज किया है, लेकिन उसको ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर आर आई एफ और सम की इनिशियल वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। अभी लूप के बाहर हमें एन की वैल्यू को और सम की वैल्यू को चेक करना है। अगर वो इक्वल है तो हमारा जो भी नंबर है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज वो स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है और इफ के अंदर मैंने कंडीशन रखी है कि अगर एन की वैल्यू और सम की वैल्यू सेम है तो हम सिंपली एक मैसेज दे देते हैं कि परसेंटेज डी इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम एन से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर वो नहीं है तो एल्स के अंदर भी हम एक मैसेज दे रहे हैं और उसके अंदर हम लिख रहे हैं परसेंटेज डी इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम एन से रिप्लेस करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक हमने लिख दिया है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 145 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 0 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि गलत है। अभी मैसेज को हम ध्यान से देखें तो हमने मैसेज के अंदर n की वैल्यू प्रिंट करवाई थी और हमें यहाँ पे n की वैल्यू 0 प्रिंट होके मिलती है। तो एक बार हम यहाँ पे फिर से हमारे लॉजिक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने लूप के अंदर n की वैल्यू को चेंज किया है, यानी कि n की वैल्यू लूप के बाहर ऑलवेज हमें 0 मिलेगी, क्योंकि कंडीशन के तौर पे ही ऐसा लिखा है कि जब तक n की वैल्यू 0 ना हो तब तक हमें ये स्टेप रिपीट करना है। और इसी वजह से मुझे n की वैल्यू को लूप से पहले एक बार सेव करवा देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूं कि सेव इज इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू को जो हमने सेव नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है उसको ही हम सम के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमें हमारा आउटपुट सही मिल जाएगा। तो यहाँ इफ और एल्स दोनों पार्ट के अंदर मैं n की जगह पे सेव लिख देता हूँ। अभी सेव नाम का वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया तो मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी एक और बार प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 145 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 2 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, जो भी परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 124 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 124 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन 124 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमारे आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 0 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 0 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि गलत है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो जब हम n की वैल्यू 0 इंसर्ट कर रहे हैं तब व्हाइल लूप की कंडीशन पहली बार ही गलत हो जाती है, यानी कि हम लूप के अंदर जाते ही नहीं है, और जब हम लूप के अंदर जाते नहीं है उस वक्त सम की वैल्यू ऑलवेज 0 रहती है और हमने जो नंबर इंसर्ट किया है वो भी 0 है, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है और हमारी कंडीशन सही हो जाती है। और इसी वजह से हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि 0 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन पुटअप करनी पड़ेगी, और जिसके लिए मैं सिंपली लिख देता हूं कि अगर हमने जो नंबर इंसर्ट किया है, जो हमने सेव के अंदर स्टोर किया है, उसकी वैल्यू 0 ना हो एंड सेव की वैल्यू और सम की वैल्यू
दोनों इक्वल हो तो ही वो हमारा नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज वो हमारा नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो एक बार प्रोग्राम को फिर से सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 0 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 0 इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 40585 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है -24951 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। यानी कि सेव की वैल्यू यहाँ पे -24951 प्रिंट हुई, जो कि गलत है। अभी ऐसा होने का रीजन एक ही है कि हमने यहाँ पे सभी वेरिएबल को इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर किया है और n की वैल्यू जो भी हमने इंसर्ट की है वो इंटीजर की रेंज की बाहर की वैल्यू है। तो इसी वजह से हमें सभी वेरिएबल को इंटीजर की जगह पे लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं लॉन्ग इंटीजर, और जहां जहां भी हमने परसेंटेज डी लिखा है वहां पे मैं परसेंटेज एल डी लिख देता हूं। अब फिर से एक बार हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कोई एरर ना होने पर हम प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 40585 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 40585 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। पर 40585 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके पता लगा सकते हो कि 40585 वास्तव में स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। यानी कि अभी हम बोल सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू कोई भी नंबर स्ट्रॉन्ग है या नहीं वो इजीली पता लगा सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।